यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। अल्फा गांव पिछले कई वर्षों से भीषण गर्मी की भयानक चपेट में था। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि दिन के समय दीवारें भी आग उगलने लगती थीं और हवा का नामो निशान नहीं था। लोग बेहाल होकर बस एक ठंडी सांस लेने को तरसते थे। गांव के तालाब सूखकर दरारों में बदल चुके थे और मिट्टी से धूल के गुबार उठते थे। सांस लेना भी दुर्लभ हो गया था। एक दिन तपती हुई दोपहर में गांव की सबसे उम्रदराज दादी विजया, जिनके चेहरे पर वर्षों का अनुभव और चिंता की गहरी लकीरें थीं, गांव के मुखिया सरपंच आदित्य के घर पहुंचे। सरपंच जी, आखिर कब तक हमारा ये अल्फा गांव यूं ही जलता रहेगा? अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सरपंच आदित्य उनको देखते हुए कहा, पिछले साल भी गर्मी थी दादी, लेकिन ऐसी आग नहीं बरसी थी। इस बार तो जैसे सूरज खुद हमें जलाने पर तुला हुआ है। दादी विजया ने अपनी आंखों में एक पल की उम्मीद लिए कहा, हमारे गांव का जमींदार ठाकुर भैरव तो सरकार से बड़ा मेल रखता है, क्यों ना उससे कहकर कुछ मदद करवाई जाए। तुम कहती हो तो जाऊंगा, लेकिन जानती हो ना, वो ठाकुर भैरव लालची भी है और चालाक भी। देखते हैं क्या करता है। अगली सुबह सरपंच आदित्य भारी मन से ठाकुर भैरव की आलीशान हवेली पहुंचे। हवेली के भीतर ठंडी हवा बह रही थी और ठाकुर भैरव एक आरामदायक सोफे पर बैठे हुए थे। ठाकुर बाबू, गांव के लोग गर्मी से बेहाल हैं। आपका सरकार में बड़ा रसूख है, क्यों ना कुछ मदद करवा दी जाए। सरकार अब क्या हर झोपड़ी में कूलर लगवाएगी, एसी लगवाएगी? राशन मुफ्त में दे रही है ना, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। किसानों को और क्या चाहिए? सरपंच आदित्य को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। आपके जैसे लोग तो ठंडी हवाओं में बैठे रहते हैं। आपको क्या मालूम कि किसान, बच्चे, बूढ़े इस गर्मी में कैसे जी रहे हैं। मुखिया ने एक पल भी वहां रुकना उचित नहीं समझा और सीधे दादी विजया के घर की ओर चल पड़े। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाले भैया की तरफ से आप सभी को प्रणाम। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैंने बस अपने साधारण से मोबाइल से बनाई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारी आने वाले वीडियो से वांछित न रह जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे तो सुधार के लिए कमेंट जरूर करें। दादी विजया घर में चारपाई पर बैठी थी। दूर से ही सरपंच का उतरा चेहरा देखकर वो सब कुछ समझ गई। तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ कह गया सरपंच जी। ठाकुर भैरव ने साफ मना कर दिया ना। सरपंच आदित्य ने सिर झुका लिया। मुझे तो पहले ही पता था। मैं तो बस तुम्हारा मन रखने के लिए वहां चला गया था। तभी अंदर से दादी विजया की 20 वर्षीय पोती वसुंधरा बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा तपती गर्मी से लाल था। दादी, कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। ना हवा थी ना चैन, बहुत गर्मी लग रही थी दादी। दादी विजया की आंखें भर आती हैं। बिटिया, हम गरीबों के नसीब में तो गर्मी के तपते थपेड़े ही लिखे हैं।
सरपंच आदित्य अचानक सोचते हुए बोले, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही दादी विजया, यह गर्मी केवल अल्फा गांव में ही क्यों पड़ती है? गांव की सीमा से बाहर जाते ही गर्मी कुछ कम महसूस होती है। अब तो हमारे नौजवान रातों को जंगल की ओर सोने जा रहे हैं। दादी विजया की आंखें कुछ सोचते हुए ऊपर उठती हैं, जैसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। मैंने अपने बचपन में सुना था, कभी हमारे गांव में हरियाली ही हरियाली थी, गर्मी बहुत कम पड़ती थी। फिर एक दिन एक ज्ञानी ऋषि प्रकाश आए। उनके पास एक चमत्कारिक मणि थी। उस समय के जमींदार ठाकुर भैरव के पूर्वज धीरेन्द्र प्रसाद चौधरी ने उस साधु से वो मणि चुपके से चुरा ली और गांव के किसी कोने में गाड़ दी। अगले दिन जब ऋषि को मणि गायब मिली तो उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया। जब तक मणि नहीं लौटाई जाएगी तब तक ये गांव गर्मी की आग में जलता रहेगा और कोई भी उस मणि को खोज नहीं पाएगा सिवाय उस मनुष्य के जिसका मन लालच से मुक्त हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना हो। सरपंच आदित्य सोच में डूब जाते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वसुंधरा के मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है। अगली सुबह वसुंधरा अपनी पड़ोसी अर्जुन को दादी की सारी घटना बताती है। अर्जुन, कल दादी ने जो बताया वो अजीब था, लेकिन मैं उन्हें झूठा नहीं मानती। वसुंधरा, तुम 20 साल की हो गई हो और आज भी इन दादी नानी की कहानियों पर विश्वास करती हो। मेरी दादी कभी झूठ नहीं बोलती। सोचो अगर ये सच हो तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? चलो, अगर मान भी लिया कि ये बात सच है तो हम कर क्या सकते हैं? मैंने सुना है कि गांव की सीमा से थोड़ी दूर एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत ज्ञानी है। क्यों ना हम उनसे मदद मांगे? वसुंधरा की आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मैं तुम्हारे इस पागलपन में साथ नहीं दूंगा। अर्जुन ने साफ मना कर दिया और वहां से चला गया। वसुंधरा चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाती है, लेकिन उसका मन बेचैन था। रात को सपने में वसुंधरा ने देखा कि गांव की सीमा पर फैली बंजर जमीन, जहां चारों तरफ सूखा था, उस जमीन के बीचों बीच एक अकेला पुराना वृक्ष खड़ा है और वृक्ष के नीचे एक रंग बिरंगी चमचमाती मणि रखी है, जिससे एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अचानक वसुंधरा की आंख खुल जाती है। पसीने में भीगी हुई वो तुरंत उठकर बैठ जाती है। दादी दादी, मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा। बंजर जमीन, एक पेड़ और उसके नीचे एक चमकती हुई मणि। कल जो तूने मेरी बात सुनी, शायद वो बात तेरे दिल में उतर गई, इसलिए ऐसा सपना आया होगा बिटिया। नहीं दादी, ये बस सपना नहीं था। मुझे यकीन है कुछ तो है वहाँ। वसुंधरा की आवाज में दृढ़ विश्वास था। उसी दोपहर वसुंधरा अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन, मुझे आज रात एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा कि एक बंजर जमीन पर एक पेड़ है और उसके नीचे मणि रखी है। अर्जुन फिर मजाक में कहता है, तुम सपने में खजाने ढूंढ रही हो वसुंधरा। मजाक मत उड़ाओ अर्जुन, मेरे साथ चलो। वसुंधरा की आंखों में इतनी गंभीरता थी कि अर्जुन थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर साथ चल पड़ता है।
घंटों ढूंढने के बाद वसुंधरा और अर्जुन को वही जगह मिलती है जहां चारों ओर सूखी जमीन थी और एक अकेला पुराना वृक्ष खड़ा था। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने कहा था। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। वसुंधरा बिना कुछ बोले जमीन खोदने लगती है। कुछ ही देर में वसुंधरा की कुदाली किसी ठोस चीज से टकराती है। मिट्टी हटाने पर एक रंग बिरंगी रोशनी छोड़ती मणि दिखाई देती है। जैसे ही वसुंधरा उसे छूती है, एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजती है और देखते ही देखते जमीन से एक विशाल इग्लू उगाता है। ये कैसे हुआ? इतने सारे और ये इग्लू इतने ठंडे। अर्जुन एक इग्लू के अंदर जाता है और दंग रह जाता है। अंदर एक छोटा सा घर जैसा बना होता है। खाना बनाने की जगह, बर्तन, पानी, बाथरूम, सब कुछ। ये तो जादू है, चमत्कार हो गया। हमें तुरंत गांव वालों को बताना होगा। चलो चलते हैं और सबको इसके बारे में बताते हैं। इस इग्लू की बात सुनते ही सब खुश हो जाएंगे। हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। वसुंधरा ने सहमति दी। वसुंधरा और अर्जुन गांव पहुंचे और सीधा सरपंच आदित्य और दादी विजया को सारी घटना बताई। क्या इतने सारे इग्लू और ठंडी हवा? चलो हमें खुद देखना होगा। सरपंच आदित्य, दादी विजया और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। विशाल चमकते हुए इग्लू देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर इग्लू में एक परिवार आराम से रह सकता है। ये तो जैसे किसी वरदान की तरह है। काश हमारे पूरे गांव में ऐसे ही इग्लू बन जाए तो किसी को गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। तभी एक वृद्ध ऋषि प्रकाश वहां आ जाते हैं, जिनके चेहरे पर तेज होता है और आंखों में रहस्य की गहराई होती है। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक शांति फैल जाती है। बेटी वसुंधरा, तुम्हारी नीयत सच्ची है। अब इस गांव को श्राप से मुक्त करने का समय आ गया है। महाराज, क्या आप वही हैं जिन्होंने वर्षों पहले गांव को श्राप दिया था? हाँ, ऋषि प्रकाश ने शांत भाव से कहा। लेकिन श्राप के साथ मैंने समाधान भी छोड़ा था। ये मणि, इसे कोई निर्दोष और निस्वार्थ व्यक्ति ही जगा सकता था। तुम्हें और पूरे गांव को मिलकर हर दिशा में खुदाई करनी होगी। हर मणि स्थान पर इसे रखना होगा, तब जाकर पूरा अल्फा गांव इग्लूपुर में बदल सकेगा। गांव वाले अब श्रम में जुट चुके थे। बच्चे, बूढ़े और जवान, हर कोई मिलकर मिट्टी खोद रहा था और हर जगह वसुंधरा मणि को रखती जा रही थी। जैसे जैसे मणि धरती को छूती, वैसे वैसे विशाल इग्लू उगते चले जाते थे, जिनकी सफेद चमक और ठंडी हवा गांव को नई जिंदगी दे रही थी। देखते ही देखते पूरा गांव सफेद चमकते ठंडे आशयों से भर गया था। कुलभैरव को जब ये पता लगता है तो वो वहां दौड़ता हुआ आता है। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। ये मणि मेरे पूर्वज ने चुराई थी, इसीलिए ये मेरी है और ये सब कुछ मेरा है। जैसे ही ठाकुर भैरव वसुंधरा के हाथों से मणि को छीनता है, तभी वही ऋषि प्रकाश वहां प्रकट हो जाते हैं। तू वही है जिसके पूर्वज ने इस गांव को शापित करवाया था। तू भी अपने पूर्वजों की तरह ही दुष्ट है। तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। अब तुझे जीवन भर गर्मी लगेगी, चाहे तू बर्फ में रहे या पानी में डूबा रहे। यह है लोभ की सच्ची आग।
अचानक ठाकुर भैरव चीख उठता है। उसके शरीर से धुआं निकलता है और उसके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं, जैसे वो आग में जल रहा हो। मणि उसके हाथों से गिर जाती है। ऋषि प्रकाश मणि को उठाकर वसुंधरा के हाथ में रखते हैं और मुस्कुराकर बोलते हैं, बेटी, अब ये मणि तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। ये गांव की ठंडी सांसों की रखवाली करेगी।